नमस्कार मेरी प्यारी यूट्यूब की लॉयल फैमिली। मैं हूं मिस्टर एक्स और आज के इस पॉडकास्ट में आपके लिए बहुत ही जबरदस्त कहानी लेकर के आ चुका हूं। साथियों, आज की स्टोरी उन लोगों के लिए है जो अक्सर रातों को अकेले सफर करते हैं या फैमिली के साथ सफर करते हैं। जिस हाईवे से हम रात को गुजर रहे होते हैं, हमें नहीं पता होता है कि उसका इतिहास क्या रहा होता है और कई बार हम एक ऐसे अनजान रास्ते पर आगे बढ़ जाते हैं और फिर बीच मझधार में जाकर ऐसी जगह पर फंस जाते हैं जहां से वापस जिंदा लौटना नामुमकिन हो जाता है। तो आज की कहानी हमें एक पत्रकार ने भेजी है। अपने पत्रकारिता के इतने सालों के अनुभव में उन्होंने अपने साथ घटा हुआ ये सबसे भयानक हादसा हमारे साथ शेयर किया है। उनका नाम है वैभव कुमार। वैभव पिछले कई सालों से पत्रकारिता में काम कर रहे हैं, लेकिन एक बार उनके साथ ऐसा हादसा हुआ जिसे याद करके आज भी उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आज भी वह उस हाईवे की तरफ जाने से पहले 1000 बार सोचते हैं। जिस हाईवे के बारे में वैभव ने हमें बताया है, उस पर आए दिन काफी सारे एक्सीडेंट होते रहते हैं। पहले तो वो सबको नॉर्मल लगा, लेकिन जैसे जैसे सच्चाई सामने आई तब पता चला कि उस हाईवे पर एक ऐसी चुड़ैल का वास है जो रात के समय में किसी को भी उस हाईवे से नहीं गुजरने देती है। अगर कोई हिम्मत करके उस हाईवे पर चला भी जाता है तो दूसरे दिन वो सफेद कफन में लिपटा हुआ ही वापस आता है। तो साथियों, आज की स्टोरी को शुरू करें उससे पहले मैं आपसे यही कहूंगा कि अगर अब तक भी आप हमारी लॉयल फैमिली के मेंबर नहीं बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस रिश्ते की गांठ को और मजबूत कर लीजिए, ताकि हर रोज शाम की शाम आपको बेहतरीन से बेहतरीन कहानियां सुनने को मिल सके। और जितने भी लोग कहानी सुन रहे हैं वो जल्दी से अपना एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दे। तो मैं चाहता हूं कि आप इस पूरी स्टोरी को पत्रकार वैभव कुमार के पर्सपेक्टिव से ही सुने। नमस्कार साथियों, मेरा नाम वैभव कुमार है और मैं पेशे से एक पत्रकार हूं। आज मैं जो कहानी आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं वो एक सत्य घटना है जिसका गवाह मैं खुद हूं। ये कहानी है एक अपर ग्रेड पुलिस ऑफिसर की, जिनकी नई नई पोस्टिंग हुई थी छत्तीसगढ़ के एक नक्सल प्रभावित इलाके में, जहां वे ASP नियुक्त किए गए थे। उनकी एज ऑलमोस्ट 40-45 साल के आसपास थी। उनके लिए ये पोस्ट नई थी, बट पुलिस डिपार्टमेंट में काम करने का उन्हें 10-15 साल का अच्छा खासा अनुभव था, इसलिए वे अपने काम को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस थे। छत्तीसगढ़ अपने आप में एक बहुत ज्यादा विकसित प्रदेश नहीं है, ऊपर से वहां नक्सलवाद की समस्या भी बहुत गहरी है। ऐसे में एक ऐसा पुलिस ऑफिसर जो अपनी ड्यूटी को खुद से ज्यादा इंपॉर्टेंट दे, मिलना पूरे महकमे के लिए बहुत अच्छी बात थी। SP वेद प्रकाश शर्मा अपने काम को लेकर बहुत ज्यादा डेडिकेटेड थे। उन्होंने पदभार संभालते ही उस इलाके की कायापलट करके रख दी थी। उनके अंडर में उस इलाके में सभी तरह के गैर कानूनी काम बिल्कुल बंद से हो गए थे, क्योंकि उन्होंने जगह जगह पर पुलिस की पेट्रोलिंग इतनी स्ट्रांग कर ली थी कि अपराधी अपराध करने से पहले 7 बार सोचते थे। साथ ही ASP वेद प्रकाश शर्मा किसी के दबाव में काम करने वाले ऑफिसर में से नहीं थे। वे अपना काम अपने तरीके से ठीक करते थे। ऐसे में उनके अपने ही डिपार्टमेंट में उनके दुश्मनों की भी कोई कमी नहीं थी। लेकिन ASP वेद प्रकाश शर्मा जितने ईमानदार थे उतने ही स्मार्ट भी। बहुत से लोगों ने उन्हें किसी न किसी तरह से भ्रष्टाचार के आरोपों में फंसाने की कोशिश भी की, लेकिन ASP वेद प्रकाश शर्मा उन सारी चीजों से हमेशा की तरह बच निकले। अब उनके राज में उस इलाके में क्राइम न के बराबर होकर रह गया था। उस इलाके के सारे हिस्ट्री शीटर उनके नाम से ही थर-थर कांपने लगते थे। ऐसे में उस एरिया की पब्लिक उनके काम से बहुत ज्यादा खुश थी। उनके सीनियर ऑफिसर्स भी उनके काम से खुश थे, खासकर SSP मिस्टर खुराना। वे उनके काम से काफी खुश थे। उनका उन्हें पूरा सपोर्ट था। ऐसे में SP वेद प्रकाश शर्मा के लिए काम करना थोड़ा आसान हो गया था, क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट में सीनियर्स का सपोर्ट मिलना किसी भी रेंज के ऑफिसर के लिए किसी वरदान से कम नहीं होता। ऐसे में SSP साहब का सपोर्ट SP वेद प्रकाश शर्मा के लिए भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण था। वक्त अपनी गति से गुजर रहा था।
उस एरिया में काम करते हुए एसपी साहब को 2 से 3 महीने गुजर गए थे। सब कुछ अच्छे से चल रहा था। तभी एक दिन अचानक एसपी वेद प्रकाश की नजर वहां के लोकल न्यूज़पेपर की एक हेडलाइन पर पड़ी, जिसे देखकर वे एकदम शॉक्ड होकर रह गए। दरअसल वो हेडलाइन थी द हाईवे ऑफ डेथ, जहां नजर आती हैं एक खौफनाक चुड़ैल। उस हेडलाइन पर नजर पड़ते ही एसपी वेद प्रकाश उस खबर को पढ़े बिना रह न सकें और उन्होंने उस अखबार को उठाया और उस पूरी न्यूज को एक ही बार में पूरा पढ़ा, जिसे पढ़ने के बाद तो वे हैरान हुए बिना बिल्कुल भी रह न सकें। दरअसल वो न्यूज उन्हीं के अंडर में आने वाले एक ग्रामीण एरिया की थी, जहां से राज्य का अपना हाईवे मीन्स स्टेट हाईवे नंबर 4 गुजरता था। अब उस न्यूज के अनुसार उस हाईवे पर आए दिन एक्सीडेंट्स होते थे, और वो भी मोस्टली रात को। ऐसे में वहां पर पुलिस ने अपने बैरिकेड्स लगाकर शाम 6 बजे के बाद उस हाईवे से लोगों का गुजरना बैन कर दिया था, और स्थानीय लोग तो वैसे भी डर के मारे उस रास्ते से गुजरते नहीं थे। लेकिन फिर भी पुलिस ने उस रास्ते को रात के लिए पूरी तरह बंद कर दिया था, ताकि कोई भूलकर भी रात को उस रोड से न गुजरे। ये सारी चीजें पढ़ने के बाद एसपी वेद प्रकाश शर्मा थोड़ा हैरान से हो गए, और आनन फानन में उन्होंने तुरंत उस एरिया के पुलिस स्टेशन में फोन लगाया और वहां के इंचार्ज से स्टेट हाईवे नंबर 4 के बारे में जानकारी ली। तो उन्हें पता चला कि उस जगह के बारे में उन्होंने अभी अभी जो कुछ भी उस अखबार में पढ़ा था वो सब सच था, एक एक बात सच, जिसे थाना प्रभारी के मुंह से सुनने के बाद तो जैसे वे पूरी तरह से चौंक गए थे। उस इलाके के थाना इंचार्ज से बात करने के बाद एसपी वेद प्रकाश शर्मा थोड़ा हैरान, थोड़ा परेशान होते हुए खुद से ही बात करते हुए बोले, आई कांट बिलीव दिस, ये सब कैसे हो सकता है? एक स्टेट हाईवे इतना खतरनाक कैसे हो सकता है? नो नो, इट्स नॉट पॉसिबल। ये हो ही नहीं सकता कि किसी जगह पर बिना किसी वजह के इतने एक्सीडेंट्स हों। नहीं, इस सब के पीछे कोई तो बहुत बड़ी वजह है। शायद कोई गिरोह है जो लोगों को लुटने के उद्देश्य से एक्सीडेंट करवा रहा है। बट वहां आज तक जितने भी एक्सीडेंट हुए हैं, उन लोगों की कभी कोई चीज चोरी नहीं हुई है। उनका सामान जस का तस वहीं पड़ा मिलता है। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर कोई जगह जहां सड़क बिल्कुल सीधी है, वहां एक्सीडेंट होने का क्या रीजन हो सकता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई ऐसा गिरोह है जो जंगल में कुछ गैर कानूनी काम कर रहा है और नहीं चाहता कि लोग वहां से गुजरे और उसके काले कारनामों का कच्चा चिट्ठा सबके सामने खुले। शायद इसलिए वो गिरोह ही इन लोगों का एक्सीडेंट करवा रहा है, या फिर उन्हें मारकर एक्सीडेंट का स्वरूप दे रहा है। ऑफिसर वेद प्रकाश बिल्कुल अपने पुलिसिया दिमाग से सोच रहे थे, पर वे ये नहीं जानते थे कि कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं जो इंसान की सोच और समझ से परे होती हैं। अंततः एसपी वेद प्रकाश शर्मा ने इस केस की तहकीकात खुद अपने हाथ में लेने की सोची और फिर निकल पड़े उस और रूरल एरिया में जहां पर ये सारी चीजें हो रही थी। एसपी ने वहां के लोकल थाना इंचार्ज के साथ उस जगह का उस स्टेट हाईवे नंबर 4 की विजिट की। वे पहली बार वहां दिन में गए क्योंकि वे उस इलाके का पूरा मौका मुआयना करना चाहते थे, जो रात को बेसिकली अच्छी तरह से पॉसिबल नहीं था। लेकिन उन्हें वहां उस जंगल में उस हाईवे के आसपास ऐसा कुछ भी नहीं दिखा जिस पर शक किया जा सके। खैर, उस वक्त भले ही एसपी वेद प्रकाश शर्मा को वहां से खाली हाथ लौटना पड़ा, लेकिन उन्होंने तय कर लिया था कि वे हर हाल में उस इलाके की सच्चाई लोगों के सामने लेकर आएंगे। इसलिए उन्होंने उसी दिन वहां रात में विजिट करने का फैसला किया। उनके मुंह से रात में वहां जाने की बात सुनकर उस एरिया के लोकल इंस्पेक्टर और कांस्टेबल वगैरह डर के मारे बुरी तरह से सहम गए, क्योंकि असल में तो वे लोग उस एरिया की सच्चाई को अच्छी तरह से जानते थे। ऐसे में जानते बुझते वे लोग किसी प्रॉब्लम में फंसना नहीं चाहते थे, पर कर भी क्या सकते थे? अपने सीनियर के साथ आर्ग्यूमेंट भी तो नहीं कर सकते थे। लेकिन मौत का डर तो डर ही होता है, और वो डर और भी ज्यादा गहरा तब हो जाता है जब आपको पता हो कि आगे जाकर आपके सामने कितनी खौफनाक चीज आने वाली है। खैर, जो कुछ भी हो,
पर वे लोग न तो अपने सीनियर को इस काम के लिए मना कर सकते थे और न ही उनके साथ इस मौत के सफर पर जाना चाहते थे। एटलीस्ट अब वो पल आ ही गया था जिसका एसपी वेद प्रकाश शर्मा सुबह से इंतजार कर रहे थे। दिन ढल चुका था, शाम के 6 बजकर जा चुके थे। चूंकि वो घने पेड़ पौधों वाला फॉरेस्ट एरिया था, इसलिए वहां गर्मी के मौसम में भी 6 बजे तक हल्का फुल्का अंधेरा सा छाने लगा था। लेकिन फिर भी एएसपी साहब चाहते थे कि रात थोड़ी और गहरा जाए, ताकि जिस चीज को ढूंढने वे वहां जा रहे थे वो उन्हें आसानी से मिल जाए। वक्त थोड़ा और गुजरा। उन सभी ने रात का खाना खाया और रात के लगभग 9 बजे के आसपास एसपी साहब ने तय किया कि यही सही वक्त है उस जंगल में जाने का। एसपी साहब का अनाउंस सुनते ही वहां मौजूद लोकल थाने की पुलिस टीम के होश फाख्ता हो गए। उन सभी की धड़कनें एकाएक हद से ज्यादा बढ़ गई। उनके शरीर पसीने से तरबतर होने लगे। यहां तक कि थाना इंचार्ज की भी हालत डर के मारे खराब हो गई थी। वे सब अब बस मन ही मन अपने अपने आराध्य से यही प्रार्थना कर रहे थे कि कुछ भी हो, बस उनकी जान बच जाए। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। एसपी साहब ने एकाएक ये घोषणा कर दी कि दी हाईवे ऑफ डेथ का सफर आज रात वे अकेले ही तय करेंगे। उनके मुंह से ये बात सुनकर वहां मौजूद पुलिस टीम को धीरज बंधने की बजाय अब और ज्यादा टेंशन होने लगी। जहां वे सब अभी तक मन ही मन भगवान का नाम लेते हुए अपनी जान बचाने की प्रार्थना कर रहे थे, वहीं अब उन्हें अपने सीनियर एसपी वेद प्रकाश शर्मा की चिंता हो रही थी। जब से उन्होंने कहा था कि वे अकेले ही उस हाईवे का इस्तेमाल करते हुए जंगल की तरफ जाएंगे, ऐसे में अब ये जरूरी हो गया था कि एसपी साहब को वहां जाने, इनफैक्ट कम से कम अकेले जाने से तो रोका ही जाए। यही सब सोचकर 1-2 कांस्टेबल, एएसआई और सब इंस्पेक्टर वगैरह अपने सीनियर ऑफिसर इंस्पेक्टर जगदीश प्रसाद के पास गए और उनसे एसपी साहब को अकेले वहां न जाने देने की रिक्वेस्ट की। अब एक एएसपी को अपने लिए किसी फैसले से रोकना, और वो भी एक इंस्पेक्टर के लिए, अपने आप में ही हिमालय पर्वत चढ़ने जितना मुश्किल था। लेकिन फिलहाल और कोई रास्ता ही नहीं बचा था। एसपी साहब ने उस जंगल में जाने की पूरी तैयारी कर ली थी। इस काम के लिए उन्होंने पुलिस की पेट्रोलिंग बाइक का चुनाव किया था और ये तय किया था कि वे उस बाइक पर अकेले ही उस हाईवे पर जाएंगे। वे सादे कपड़ों में अपनी रिवॉल्वर अपनी पीठ के पीछे पेंट की बेल्ट में सेट कर, हेलमेट वगैरह पहनकर पूरी तरह से तैयार होकर बस निकलने ही वाले थे कि तभी पीछे से उनकी टीम ने आकर उन्हें रोक दिया। एसपी साहब की तरफ याचना भरी नजरों से देखते हुए इंस्पेक्टर जगदीश प्रसाद बड़े ही गंभीर स्वर में बोले, मत जाइए सर, प्लीज मत जाइए। उस वक्त उनकी आवाज में जितनी गंभीरता थी उतना ही खौफ भी था, जिसे उनकी आंखों में साफ पढ़ा जा सकता था। उन्हें और वहां मौजूद बाकी पुलिसकर्मियों को इस तरह से विचलित होते देख एसपी साहब उनकी ओर देखते हुए बोले। इंस्पेक्टर जगदीश की बात सुनकर उस पर आश्चर्य प्रकट करते हुए एसपी साहब बोले, नहीं जाऊं मतलब? जगदीश, तुम अच्छी तरह से जानते हो मैं वहां क्यों जा रहा हूं, फिर भी तुम ये कह रहे हो कि मैं वहां न जाऊं। उनका सवाल सुनते ही अपनी हाजिर जवाबी का परिचय देते हुए इंस्पेक्टर जगदीश बोले, सिर्फ मैं ही नहीं सर, हम सब। अपनी बात पर जोर देते हुए इंस्पेक्टर जगदीश बोले, हम सब में से कोई भी ये नहीं चाहता कि आप वहां जाएं, और स्पेशली इस वक्त, और वो भी अकेले तो कतई नहीं। उन सभी की तरफ संदेह भरी नजरों से देखते हुए उन्होंने इंस्पेक्टर जगदीश से पूछा, बट वाई? अब इंस्पेक्टर जगदीश को समझ नहीं आ रहा था कि वे एसपी साहब को पूरी बात कैसे बताएं। लेकिन जब एसपी साहब ने वहां जाने की ठान ही ली, तब मजबूरन इंस्पेक्टर जगदीश को उन्हें उस जगह की सच्चाई से मुखातिब करवाना ही पड़ा। प्लीज मत जाइए सर, आप जो सोच रहे हैं वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है सर। ऐसा नहीं है कि आपसे पहले हम लोगों ने उस जगह की तहकीकात नहीं की। आपसे पहले जो इस इलाके के एसपी थे, खुद उन्होंने भी आप ही की तरह इस केस को इसी क्राइम वाले एंगल से देखा था एंड अपने तरीके से इन्वेस्टिगेट भी किया था, पर उनके हाथ भी कुछ नहीं लगा था सर। इनफैक्ट उनका एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया था एंड देन ही वॉज डेड ऑल्सो इन दैट केस। एसपी साहब को समझाते हुए इंस्पेक्टर जगदीश बोले,
सो प्लीज इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट, आप वहां नहीं जाएं सर। प्लीज सर, बात मानिए, मेरी मत जाइए वहां। लेकिन उनकी पूरी बात सुनने के बाद तो एसपी वेद प्रकाश शर्मा ने पूरी तरह से वहां जाने की जिद ही पकड़ ली और इंस्पेक्टर जगदीश की ओर देखते हुए थोड़े गुस्से से बोले, व्हाट, ये तुम क्या कह रहे हो जगदीश? मुझसे पहले यहां पर जो ऑफिसर मेरी पोस्ट पर थे उनकी भी इसी सड़क पर डेथ हुई है। आई कांट बिलीव दिस। इतना सब हो जाने के बाद भी पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी है और तुम मुझे भी रोक रहे हो। तुम जानते हो ये किसी क्रिमिनल का काम है। उसने ही मुझसे पहले उस ऑफिसर पर हमला किया होगा डेफिनेटली। फॉर गॉड सेक, अब प्लीज मुझे मेरा काम करने दो। मैं जा रहा हूं, जल्द ही लौट कर आऊंगा, लेकिन अगर अगले आधे घंटे तक लौट कर नहीं आया तो तुम बैकअप भेज देना। ये कहते हुए एसपी साहब ने बाइक स्टार्ट की और वहां से उस रोड पर जंगल की तरफ आगे बढ़े। अभी बाइक चलाते चलाते कुछ 15 मिनट हुए होंगे कि अचानक एसपी साहब को रोड पर किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। अंधेरा गहरा चुका था, इसलिए वे दूर से देख नहीं पा रहे थे कि आखिरकार रोड के बीचों बीच बैठा कौन है। पहले उन्हें लगा कि शायद कोई जंगली जानवर होगा, लेकिन कोई जानवर गाड़ी की लाइट पड़ने के बाद भी रोड से ना भागें, ये अपने आप में आश्चर्यचकित करने वाली बात थी। खैर, एसपी वेद प्रकाश शर्मा बहुत ही बहादुर ऑफिसर थे, इसलिए उन्होंने उस खतरे की परवाह के बिना उसकी ओर गाड़ी बढ़ाते गए। लेकिन आश्चर्य, जैसे ही वे उस चीज के करीब पहुंचे, अचानक ही वो चीज एकाएक उनकी नजरों से ओझल हो गई। एसपी वेद प्रकाश शर्मा को समझ में ही नहीं आया कि आखिर वो चीज थी क्या जो रोड के बिल्कुल बीच बीच बैठी हुई थी और उनके पास आते ही हवा में कहीं ओझल हो गई। वे उस जगह पर रुके, बाइक से उतरे, इधर उधर देखा, अपनी गन निकाली और रोड से उतरकर जंगल में रोड के दोनों तरफ पेड़ों के झुरमुट के बीच एक हाथ से टॉर्च और दूसरे हाथ से गन संभाले हुए इधर उधर इन्वेस्टिगेट भी किया, पर उन्हें कहीं कोई नजर नहीं आया। फिर उन्हें लगा शायद वह कोई बड़ा सा जंगली जानवर था जो बाइक के करीब आते ही जंगल में भाग गया। यही सोचकर उन्होंने फिर से लौटने का मन बनाया और बाइक को वापस घुमा लिया। लेकिन जैसे ही एसपी वेद प्रकाश शर्मा ने अपनी बाइक वापस जाने के लिए मोड़ी, अचानक उन्हें अपनी आंखों के सामने कुछ छोटी बच्चियां खड़ी दिखीं। उस सुनसान भयावह रास्ते पर इतनी छोटी बच्चियां, और वो भी अकेले। ये सब देखकर एसपी वेद प्रकाश शर्मा हैरान हो गए और उन बच्चों की तरफ देखते हुए उनसे पूछते हुए बोले, बेटा कौन हो आप लोग और इस सुनसान रास्ते पर अकेले क्या कर रहे हो? उन बच्चियों की तरफ देखते हुए एसपी साहब ने उनसे पूछा, आप लोगों के पेरेंट्स कहाँ हैं? लेकिन उन बच्चियों ने एसपी वेद प्रकाश शर्मा की बातों का कोई जवाब नहीं दिया और एक तक बस उन्हें घूरती रही। उनका ये बिहेवियर एसपी शर्मा को अजीब तो लगा, पर फिर भी उन्होंने उस बात को नजरअंदाज करते हुए एक बार फिर उन बच्चियों से वही सवाल दोहराया। लेकिन वे बच्चे फिर भी कुछ नहीं बोले और एक तक बस एसपी वेद प्रकाश साहब को घूरते रहे। उनका ये बिहेवियर एसपी साहब की समझ से परे था। अब उनके पुलिसिया दिमाग में शक घर करने लगा था, लेकिन इससे पहले कि वे कुछ सोच या समझ पाते, वे सारी बच्चियां एकदम से रोती चीखती हुई रोड की दूसरी तरफ जंगल में उतरकर भाग गई और देखते ही देखते पेड़ पौधों के झुरमुट में कहीं ओझल हो गई। एसपी वेद प्रकाश ये सब देखकर एकदम हैरान होकर रह गए। तभी उन्हें ध्यान आया कि वे बच्चियां अचानक उनके पीछे की तरफ देखते हुए डर कर वहां से भाग गई। इसका मतलब मेरे पीछे कोई है। दिमाग में ये ख्याल आते ही एसपी वेद प्रकाश शर्मा के पूरे शरीर पर खौफ के मारे एक करंट सा दौड़ गया और बड़ी मुश्किल से अपने डर पर काबू पाते हुए उन्होंने पलटकर पीछे देखा। पीछे का नजारा इतना भयावह था कि जिसे देखने की तो एसपी साहब ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। उनके पीछे तकरीबन 8 से 10 कदमों की दूरी पर एक 10 फुट से भी लंबा साया खड़ा था, जिसका पूरा शरीर सफेद कपड़े से ढका हुआ था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो जो कुछ भी है उस ढांचे में वो सफेद कपड़ा ही है, क्योंकि उस लंबे से साये में उस कपड़े के अलावा और कुछ नजर ही नहीं आ रहा था। न उसके हाथ दिख रहे थे और न ही चेहरा। ऊपर से पैरों वाला हिस्सा तो हवा में तैर रहा था।
जैसे उसके पैर हो ही ना। उस अजीब सी दिखने वाली भयानक चीज को देखकर पूर्ण सौष्ठव वाले एसपी वेद प्रकाश शर्मा की भी हालत खराब हो गई। डर के मारे उनके हाथ पांव फूल गए। एसपी साहब समझ गए थे कि ये चीज शायद वही अनदेखा डर था जिसकी बात इंस्पेक्टर जगदीश प्रसाद ने की थी और उन लोगों ने बताया था जो इस दी हाईवे ऑफ डेथ पर होने वाले एक्सीडेंट्स में जिंदा बचे थे। अब वो सारी बातें एक साथ एसपी वेद प्रकाश शर्मा के जहन में ताजा होने लगी। पर वो कहते हैं ना कि अब पछताएं होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। लेकिन सिचुएशन अब और डिफिकल्ट होने वाली थी। वो खौफनाक साया जो अभी तक एसपी साहब से 8-10 कदमों की दूरी पर था, अब वो धीरे धीरे हवा में तैरता हुआ एसपी वेद प्रकाश शर्मा की तरफ बढ़ने लगा, जिसे देखकर एसपी साहब की सांसें फूल गई। वे अपना सारा जोर लगाकर वहां से भाग जाना चाहते थे, पर डर के मारे उनका पूरा शरीर ऐसे अकड़ गया था कि हिलाए नहीं हिल रहा था। उस वक्त एसपी साहब की पूरी बॉडी एक तरह से पैरालाइज सी खड़ी थी। उनके पूरे शरीर में कोई हरकत नहीं हो रही थी। उस वक्त बस उनका दिमाग ही एक्टिव था, जो अपनी आंखों के आगे नाचती अपनी मौत को लाइव देख रहा था। मौत के उस डर और खौफ के उस भयानक मंजर के बीच खड़े एसपी वेद प्रकाश शर्मा को इसी सदमे से अचानक सीरियस कार्डियक अरेस्ट यानी हार्ट अटैक हो गया और दर्द के मारे छटपटाते हुए वे उस रोड पर ही गिर पड़े और बेहोश हो गए। उसके बाद उनकी आंखें खुली तो सीधा हॉस्पिटल में, वो भी 2 दिन वेंटिलेटर पर रहने के बाद। ताज्जुब की बात तो ये थी कि एसपी वेद प्रकाश शर्मा को न तो कभी कोई दिल की बीमारी रही थी और न ही कभी इससे पहले हार्ट की कोई समस्या रही थी। फिर भी उन्हें इतना सीरियस अटैक आना अपने आप में हैरान करने वाली बात थी। जब उन्हें होश आया तब उनके साथ सिर्फ एक कांस्टेबल था, जिसकी सूचना पर इंस्पेक्टर जगदीश उनसे मिलने हॉस्पिटल पहुंचे। उनके आने के कुछ ही देर बाद एसएसपी साहब भी उनसे मिलने हॉस्पिटल पहुंचे। उन सभी को देखकर एसपी वेद प्रकाश शर्मा हैरान हो गए। एसएसपी साहब ने एसपी साहब की ओर देखते हुए उनसे पूछा, कैसे हो वेद? हैरानी भरी नजरों से एसएसपी साहब की तरफ देखते हुए लड़खड़ाती हुई जबान से एसपी साहब ने पूछा, ठीक हूं सर, बट मैं यहां आया कैसे? आई मीन मैं तो वहां उस हाईवे पर जंगल में, और वो खौफनाक साया, मैं कैसे बच गया सर? एसएसपी साहब बोले, जगदीश की वजह से। अगर इंस्पेक्टर जगदीश तत्परता नहीं दिखाते और वहां टाइम से पुलिस टीम के साथ नहीं पहुंचते तो आज तुम हमारे बीच में जिंदा नहीं होते। पर मुझे समझ में नहीं आ रहा वेद कि जब मैंने तुम्हें वहां जाकर कुछ भी इन्वेस्टिगेट करने से मना किया था, इंस्पेक्टर जगदीश और बाकी पुलिस टीम ने भी तुम्हें वहां न जाने की रिक्वेस्ट की थी, फिर भी तुमने हम सब की बातों को इग्नोर कर आखिर वहां जाने का फैसला किया ही क्यों? एसपी वेद प्रकाश शर्मा की ओर देखते हुए एसएसपी साहब बड़े ही गंभीर स्वर में बोले, क्या तुम्हें हम लोगों की बात पर विश्वास नहीं था या फिर हमारी ईमानदारी पर शक था? उनके मुंह से ये बात सुनते ही एसपी वेद प्रकाश शर्मा ने अपनी नजरें झुका लीं और वे पूरी तरह खामोश हो गए। उनकी झुकी हुई नजरों और खामोश लहजे को देखकर एसएसपी साहब समझ गए कि एसपी वेद प्रकाश शर्मा को अपने किए पर पछतावा है। ऐसे में उन्होंने एसपी वेद प्रकाश शर्मा के पास बैठते हुए उनके कंधे पर अपना हाथ रखा और उन्हें सांत्वना बंधाते हुए बोले, मैं जानता हूं वेद कि तुमने क्या सोचा था, पर शायद तुम ये भूल रहे थे कि हम सब भी तुम्हारी ही तरह पुलिस ऑफिसर है। जो बात तुम्हारे दिमाग में आई थी वो बात हमारे दिमाग में भी आई होगी। फिर भी अगर हम तुम्हें वहां जाने से रोक रहे थे तो इसके पीछे कोई कारण होगा। ये बात सोचना तुमने ठीक नहीं समझा, पर खैर अब मैं तुम्हें उस जगह की पूरी सच्चाई बताता हूं। आज से लगभग 10-15 साल पहले की बात है। उस इलाके में कुछ आदिवासी परिवार रहते थे, जिनमें एक औरत भी रहती थी जिसका नाम था फुलेरी। फुलेरी जादू, टोना, मशान पूजा और झाड़ फूंक जैसी चीजें करती थी, जिससे गांव के लोग उसे बहुत मानते थे। लेकिन फिर अचानक एक दिन गांव में एक घर से एक 8-10 साल की बच्ची गायब हो गई। उसके घर वालों ने उसे बहुत ढूंढा, पर वो लड़की उन्हें कहीं नहीं मिली। आखिर दूसरे दिन जंगल में उस लड़की की सर कटी लाश मिली, जिसका धड़ तो था पर सिर गायब था।
धीरे धीरे गांव में छोटी बच्चियों के गायब होने का एक सिलसिला सा बन गया था। पहले पहले तो लोगों को फुलेरी पर शक नहीं हुआ, पर धीरे धीरे लोगों को उस पर शक होने लगा। ऐसे में गांव के लोगों ने फुलेरी पर नजर रखना शुरू कर दिया और एक दिन उसे एक छोटी बच्ची की बलि देते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। दरअसल फुलेरी उन बच्चियों की बलि देकर खुद अमर होना चाहती थी। जब गांव वालों ने उसकी ये हरकत देखी तो चौंक गए। उसके घर से लगभग 16 बच्चियों के कटे हुए सिर या कहें तो खोपड़ियां मिली थीं, जिसे देखकर गांव वालों के गुस्से का कोई ठिकाना ही नहीं रहा था। उन्हें फुलेरी पर इतना गुस्सा आया कि उन लोगों ने पत्थरों से पीट पीट कर फुलेरी को जान से मार दिया और उसके बाद हमेशा के लिए वो जगह छोड़कर चले गए। पुलिस ने जब फुलेरी की लाश बरामद की थी तो उसकी हालत इतनी खराब थी कि उसकी ठीक से पहचान भी नहीं हो पा रही थी। उसके शरीर का कोई हिस्सा ऐसा नहीं था जहां चोट न लगी हो या खून न बहा हो। उसके शरीर की ऐसी दुर्दशा देखकर पुलिस ने उसकी बॉडी को सफेद कपड़े से कवर कर दिया। ये कहते हुए एसएसपी साहब एक सैकड़ के लिए रुके। फिर उन्होंने अपने अंदर एक गहरी लंबी सांस भरी और अगले ही पल उसे छोड़ते हुए बोले, तुमने वहां जो कुछ भी देखा वो वही सब था जो उस इलाके में कभी न कभी घटा था। उस एरिया का अपना सच। वो छोटी बच्चियां वही थीं जिनकी बलि फुलेरी ने दी थी और सफेद कपड़े में लिपटा वो साया खुद फुलेरी। वो सफेद कपड़ा वही कफन है जिसे पुलिस ने उसे ओढ़ाया था। अपनी बात खत्म करते हुए एसएसपी साहब बोले, वो हमेशा उसी रूप में लोगों के सामने आती है और जब उसके ऊपर पड़ा वो सफेद कपड़ा सरकता है तो उसके अक्ष का भयानक स्वरूप देखकर लोग बुरी तरह डर जाते हैं और उनका एक्सीडेंट हो जाता है, या फिर तुम्हारी तरह उस खौफ से उनका दिल धड़कना ही छोड़ देता है। एसएसपी साहब की बात सुनकर एसपी वेद प्रकाश शर्मा सोच में पड़ गए और कुछ देर खामोश रहकर मन ही मन कुछ सोचते हुए बोले, तो क्या सर उम्र भर उस चुड़ैल का खौफ यूं ही बना रहेगा और हम सिर्फ हाईवे बंद करके ऐसे ही बैठे रहेंगे? उनका सवाल सुनने के बाद एसएसपी साहब ने एक गहरी निराशा भरी, आह भरी और एसपी वेद प्रकाश शर्मा की ओर देखते हुए बोले, तो और हम कर भी क्या सकते हैं वेद? आखिर वो ताकत हमारी सोच और हमारी पकड़ दोनों से परे है। पुलिस क्रिमिनल्स को तो पकड़ सकती हैं, पर भूतों को कैसे? न तो अदालत इस बात को मानती है और ना ही कानून की किसी किताब में इस तरह की रूहानी ताकतों का कोई जिक्र किया गया है। तो अब तुम ही बताओ, हम करें तो करें क्या? एसएसपी साहब की ओर देखते हुए एसपी साहब बोले, हम तो कुछ नहीं कर सकते सर, पर कुछ लोग हैं जो ऐसी चीजों से डील करते हैं, हम उनकी मदद ले सकते हैं। उनकी ये एडवाइस सुनकर एसएसपी साहब हैरानी भरी नजरों से उनकी ओर देखते हुए बोले, यू मीन पंडित या बाबा लोग? आर यू मैड वेद? अगर इस बात की जरा सी भी भनक मीडिया को लग गई तो तुम जानते हो ना कि क्या होगा। अपनी बात साफ करते हुए एसपी वेद प्रकाश शर्मा बोले, बट सर मैं आपको किसी फकीर या बाबा की हेल्प लेने के लिए सजेस्ट नहीं कर रहा हूं। मैं तो किसी पैरानॉर्मल एक्सपर्ट से कंसल्ट करने की बात कर रहा हूं। एटलीस्ट कोई तो हो जो हमें यह बता सके कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे होगा। उनकी बात एसएसपी साहब को भी ठीक ही लगी, इसलिए इस बात में अपनी सहमति दर्ज करते हुए वे बोले, ऑल राइट, तुम्हें जो ठीक लगे तुम वो करो, लेकिन ध्यान रहे वेद कि तुमसे भूलकर भी ऐसी कोई गलती ना हो जिससे कि हमारे पुलिस डिपार्टमेंट की इमेज पर कोई दाग लगे, क्योंकि तुम अच्छे से जानते हो कि जिस चीज के बारे में तुम इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हो वास्तव में कानून की नजर में वो चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती। और सबसे बड़ी बात कि तुम्हें जो भी करना है वो सब पूरी तरह से ठीक हो जाने के बाद ही करना है, अंडरस्टैंड? उनकी बात सुनकर एसपी वेद प्रकाश शर्मा मुस्कुरा दिए। 1-2 दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद एसपी साहब डिस्चार्ज होकर घर आ गए। डिस्चार्ज होते ही एसपी साहब ने ड्यूटी भी ज्वाइन कर ली। ड्यूटी ज्वाइन करते ही उन्होंने सबसे पहला काम किया फुलेरी का केस रीड करने का, जिसके लिए 10-15 साल पुरानी फाइलों के बीच दबी दीमक लगी फुलेरी की केस फाइल को ढूंढकर निकाला गया। उस फाइल में सब कुछ बिल्कुल वैसा ही था जैसा एसएसपी साहब ने बताया था। बस फिर क्या था,
उस फाइल को पढ़ते ही एएसपी साहब ने तुरंत अपने लैंडलाइन फोन का रिसीवर उठाया और सीधे मुझे कॉल किया। क्या हुआ? मुझे भूल गए? मैं पत्रकार वैभव कुमार, जो इस पूरे घटनाक्रम का चश्मदीद भी हूं और हिस्सेदार भी। एसपी वेद प्रकाश शर्मा ने मुझे फोन कर अपने ऑफिस बुलाया। भाई, बेशक मैं पत्रकार हूं, पर अगर अचानक एएसपी साहब का फोन आ जाए बिना वजह और वो मिलने के लिए अपने ऑफिस में बुलाएं तो हवा पानी सब टाइट हो जाता है। पर कर भी क्या सकते थे? एएसपी साहब ने बुलाया था तो जाना तो था ही। तो उसी दिन दोपहर में मैं उनके ऑफिस जा पहुंचा। एएसपी साहब के बारे में मैंने बहुत कुछ सुन रखा था। उनके काम के बारे में अपने अखबार में आर्टिकल्स और न्यूज़ भी लिखी थी, बट आज तक कभी उनसे मुलाकात नहीं हुई थी। आज मैं पहली बार मिल रहा था उनसे। मुझे देखते ही मुस्कुराते हुए एएसपी साहब ने कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए कहा, आओ वैभव, टेक द सीट। उन्हें मुस्कुराते हुए देख मेरे मन को थोड़ी शांति मिली और मन ही मन भगवान का शुक्रिया अदा करते हुए मैं बोला, थैंक गॉड, ये मुस्कुरा रहे हैं, मतलब कोई सीरियस बात तो नहीं है। खुद को बुलाने का कारण पूछते हुए मैं बोला, आपने मुझे कॉल किया था सर, आप कह रहे थे कोई इंपॉर्टेंट बात है। मेरी तरफ देखते हुए एसपी साहब बोले, हाँ वैभव, बात तो इंपॉर्टेंट ही है। अब देखते हैं कि तुम इसमें हमारी क्या और कहां तक मदद कर सकते हो। मन ही मन मैं सोचने लगा कि पुलिस को मेरी मदद की जरूरत है। मुझे इस तरह खामोश बैठे देख एएसपी साहब मेरे मन की बात जान गए और मेरी तरफ देखते हुए बोले, घबराओ नहीं वैभव, मैं बस तुमसे इतना जानना चाहता हूं कि आज से तकरीबन हफ्ता भर पहले तुमने एक न्यूज़ स्टोरी कवर की थी, हाईवे नंबर 4 पर होने वाली दुर्घटनाओं के बारे में। मैं बस तुमसे ये जानना चाहता हूं कि जो न्यूज़ स्टोरी तुमने तैयार की थी उसका इंफॉर्मेशन सोर्स क्या है, मतलब किस बेस पर तुमने अपने न्यूज़ आर्टिकल में लिखा कि हाईवे नंबर 4 पर रात को गुजरने वाले लोगों के सामने अचानक से एक साया आ जाता है सफ़ेद कपड़ों में। अचानक उनके मुंह से ये अटपटा सा सवाल सुनकर मैं भी चौंक गया, क्योंकि ये बात मेरे लिए शॉकिंग थी। मैंने कहा, वो तो सर, मैं इसी एरिया का रहने वाला हूं तो काफी कुछ सुना है मैंने लोगों से उस जगह के बारे में, लेकिन अभी हाल फिलहाल की ही बात है। एक दिन मैं एक न्यूज़ कवर करने तेजपुर गया था। वहां मुझे एक बूढ़ी औरत मिली थी। जब उसे पता चला कि मैं यहां से बिलोंग करता हूं तो उसने मुझे हाईवे नंबर 4 के बारे में पूछा। जब उसने पूछा तो मेरी भी दिलचस्पी जागी और मैंने उससे पूछ लिया कि वो हाईवे नंबर 4 के बारे में कैसे जानती हैं। तब उसने मुझे बताया कि आज से 10-15 साल पहले वो अपने पति और बच्चों के साथ यही रहती थी। वो उस डायन फुलेरी को भी अच्छी तरह से जानती है सर। उस डायन ने उसकी बच्ची की भी बलि दी थी। वो औरत अब बूढ़ी हो चुकी है, पर उस डायन फुलेरी की कहानी बताते बताते रो पड़ी थी। ये कहते हुए मैंने अपनी बात खत्म की। फिर कुछ सोचते हुए एसपी साहब की ओर देखते हुए मैं बोला, पर आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं सर? आखिर बात क्या है? संशय भरी निगाहों से मेरी तरफ देखते हुए वे बोले, क्योंकि मैं उस डायन की आत्मा के खौफ का अंत चाहता हूं, हमेशा हमेशा के लिए। क्या तुम इसमें किसी भी तरह से मेरी मदद कर पाओगे? उस वक्त मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि क्या कहूं, कैसे रिएक्ट करूं, पर पता नहीं कैसे मेरे मुंह से एकाएक बस निकल गया, ऑफ कोर्स सर, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनर बनते हुए मैंने कहा, आप बताइए इसमें मैं क्या कर सकता हूं? मेरे मुंह से बस इतना सुनने की देर थी, एएसपी साहब के चेहरे पर एक खिलखिलाती हुई मुस्कान दौड़ पड़ी, जैसे वे बस मेरे मुंह से यही सुनना चाहते थे। मेरी बात पर तुरंत रिएक्ट करते हुए वे बोले, वेरी गुड वैभव, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। उम्मीद भरी नजरों से मेरी तरफ देखते हुए उन्होंने मुझसे पूछा, वैभव, क्या तुम किसी ऐसे शख्स को जानते हो जो इस काम में हमारी मदद कर सकें? आई मीन कोई पैरानॉर्मल एक्सपर्ट। मन ही मन एसपी साहब को उलाहना देते हुए मैंने कहा, अब मैं कहां से पैरानॉर्मल एक्सपर्ट को जानूंगा भला? भूतों से कोई रोज मेल मिलाप थोड़ी होता है मेरा। मुझे इस तरह सोच में पड़ा देख वे फिर बोले, क्या हुआ वैभव, क्या सोचने लगे? मन ही मन मैंने खुद ही से कहा,
अरे ये तो पीछे ही पड़ गए हैं, अब क्या करूं? और अपना मुंह खोलते हुए बोला, कुछ नहीं सर, मैं बस वो पैरानॉर्मल एक्सपर्ट के बारे में सोच रहा था। उन्होंने फिर से पूछा, जानते हो किसी को? इस बार उनका सवाल सुनकर मैं थोड़ा सीरियस होकर इस बारे में सोचने लगा तो अचानक मुझे एक नाम याद आया। तेज आवाज में मैं बोला, कमल। मेरे मुंह से ये नाम सुनते ही एएसपी साहब तुरंत रिएक्ट करते हुए बोले, कमल? कौन कमल? क्या कोई पैरानॉर्मल एक्सपर्ट हैं ये कमल? उनकी बात सुनकर मैं हंस पड़ा। एसपी साहब की तरफ देखते हुए मैं बोला, अरे सर, वो कोई पैरानॉर्मल तो छोड़ो, नॉर्मल चीजों का भी एक्सपर्ट नहीं है, बट उसके फादर वो रायपुर के एक जाने माने एस्ट्रोलॉजर हैं। वो शायद इस बारे में हमारी कोई मदद कर सकते हैं। अगर आप कहें तो मैं उनसे बात कर सकता हूं इस बारे में। अब कहां एसपी साहब पैरानॉर्मल एक्सपर्ट की बात कर रहे थे और कहां एस्ट्रोलॉजर, पर मैं भी क्या करता? उनके अलावा मैं तो ऐसे किसी इंसान को जानता ही नहीं था जो ऐसी चीजों से डील करता हो। सो जो मेरे दिमाग में आया मैंने बता दिया। अब एसपी साहब सोच में पड़े हुए थे। एक एस्ट्रोलॉजर पर भरोसा करना शायद उन्हें उतना ठीक नहीं लग रहा था, पर वो कहते हैं ना कि नहीं मामा से काना मामा। अच्छा, अब ये कहावत एसपी साहब और मुझ पर, हम दोनों पर फीट बैठ रही थी, क्योंकि बाबा, फकीर, ज्योतिष, तांत्रिक जैसी चीजों पर न तो मुझे विश्वास था और न ही एसपी साहब को। लेकिन अब हमारी जरूरत ही ऐसी थी कि हमने एक चांस लेने के बारे में सोचा और एसपी साहब ने कमल के पापा पंडित रमाशंकर जी से बात करने की हामी भर दी। बस उनका कहना था और मैंने सीधे अपने दोस्त कमल को फोन मिलाया और उसे सारी बात बताई। सारी बात सुनने और समझने के बाद उसने तुरंत अपने पापा से मेरी बात करवाई। पंडित रमाशंकर जी ने मेरी पूरी बात सुनी और उसी दिन हमारे गांव आने का फैसला किया, क्योंकि 2 दिन बाद अमावस्या थी और उन्हें उसी दिन कुछ रिचुअल्स, मतलब जो भी क्रियाएं होती हैं उनकी, वो करनी थी। मैं और एसपी साहब तो वैसे भी एग्री ही थे कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हमारे एरिया को उस डायन की आत्मा के आतंक से मुक्ति मिले और दी हाईवे ऑफ डेथ की मिस्ट्री सॉल्व हो जाए। लेकिन इस सब के बीच एसपी साहब ने मुझे सख्त हिदायत दी थी कि जो कुछ भी हो रहा है उसकी खबर हम 4-5 लोगों के अलावा किसी को कानो कान इस बात की भनक भी न लगे और खासकर ये बात मीडिया में न जाए। अब मैं ठहरा मीडिया का ही बंदा और मुझे ही कह रहे थे कि बात मीडिया में न जाए। ये सोचकर मुझे मन ही मन हंसना आ रहा था, पर खैर मैं उनका इंटेंशन समझ रहा था। मन में लोग भले ही इन चीजों को कितना ही मानते हो, पब्लिकली कोई इसका सपोर्ट नहीं करेगा और खामखां पुलिस की इमेज और खराब हो जाएगी। जबकि मैं अच्छी तरह से जानता था कि एसपी साहब जो कुछ भी कर रहे हैं उससे उनका नहीं, पब्लिक का ही भला होने वाला है। इसलिए मैंने सोच लिया था कि मैं ये स्टोरी कवर नहीं करूंगा। वहीं दूसरी तरफ पंडित रमाशंकर जी अपने बेटे कमल के साथ रायपुर से हमारे टाउन के लिए निकल पड़े थे। रायपुर से हमारा टाउन कुछ 150-200 किलोमीटर दूर था, पर वे लोग अपनी पर्सनल कार से आ रहे थे, इसलिए रात के तकरीबन 11-11:15 के आसपास वे हमारे शहर पहुंच गए। बट उस रात हम हाईवे नंबर 4 का विजिट करने के लिए नहीं गए थे, क्योंकि वे दोनों इतना लंबा सफर तय करके आए थे। ऐसे में मैं उन्हें अपने साथ अपने घर ले गया, जहां नाइट स्टे करने के बाद दूसरे दिन हम तीनों एसपी साहब से मिले। उसके बाद ये तय हुआ कि हम पहले दिन में जाकर उस जगह का विजिट करेंगे, क्योंकि कमल के फादर पहले उस जगह को देखना चाहते थे। इसलिए हम चारों पुलिस जीप में ही बैठकर हाईवे नंबर 4 के लिए रवाना हो गए। एसपी साहब का मैसेज मिलते ही इंस्पेक्टर जगदीश भी वहां पहुंच गए, जहां पुलिस के बैरिकेड्स लगे हुए थे। वहां से हम 4 की बजाय 5 लोग और एक ड्राइवर सहित 6 लोग हो गए। हमारी जीप उस हाईवे पर उस जगह पहुंच गई थी जहां एसपी साहब को वो छोटी बच्चियां और वो सफेद साया नजर आया था। उस जगह पर पहुंचते ही पता नहीं पंडित रमाशंकर जी को क्या फील हुआ कि उन्होंने बिना किसी के कुछ कहे वहीं पर गाड़ी रोकवा दी।
जबकि न तो वे और ना ही हम सब में से कोई ये बात नहीं जानता था कि ये वही जगह है जहां एसपी साहब को उस बुरी शक्ति का सामना करना पड़ा था। सिर्फ इंस्पेक्टर जगदीश और एसपी साहब ही ये बात जानते थे। ऐसे में जब पंडित रमाशंकर जी ने वहां जीप रुकवाई तो वे दोनों थोड़ा हैरान हो गए और अचरज भरी निगाहों से एक दूसरे की तरफ देखने लगे। मैं और कमल भी हैरान थे ये देखकर कि आखिर पंडित जी ने वहां जीप क्यों रुकवाई थी। अभी हम सब यही सोच रहे थे कि पंडित रमाशंकर जी जीप से नीचे उतर गए और रोड पर इधर उधर टहलने लगे। हम सबको उनका ये बिहेवियर बड़ा ही अजीब लग रहा था, पर ये उनका काम था, इसलिए उस वक्त कुछ भी कहना हमें मुनासिब नहीं लगा। वे कुछ देर इधर उधर चहलकदमी करने के बाद यकायक जीप में आकर अपने बैग से कुछ सामान निकालने लगे। हम सबको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वे कर क्या रहे हैं। हम तो बस उन्हें देखें जा रहे थे। साथ ही अचानक तेजी से गिरते हुए टेम्परेचर की वजह से हम सबको अब हल्की हल्की ठंड का अनुभव भी होने लगा था। जबकि मौसम तो गर्मियों का था, फिर भी इतना लो टेम्परेचर। हमने देखा रमाशंकर जी ने अपने बैग से कच्चे सूत का धागा और थोड़े चावल निकाले थे। वे उन दोनों चीजों को अपनी मुट्ठी में भरकर हाईवे के ठीक बीचों बीच जाकर खड़े हो गए और अपनी आंखें बंद कर मन ही मन कुछ बोलने लगे। वे शायद मंत्र जाप कर रहे थे, क्योंकि उनके मुंह से शब्द तो नहीं निकल रहे थे, पर उनके होंठ हिल रहे थे। उन्होंने वो सूत का सफेद धागा और चावल के दाने मुट्ठी में बंद करके तकरीबन 5 मिनट तक मंत्र जाप करने के बाद जैसे ही उन्होंने अपनी मुट्ठी खोली, उनके हाथ में रखे चावल और सफेद सूत के धागे दोनों का रंग एकदम लाल हो चुका था और उसमें से खून की बूंदें टपकने लगी, जिसे देखकर हम सबकी आंखें एकदम चौंधिया गई। हम सबको अपनी आंखों देखी, पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि आखिर वो सफेद चावल और सफेद सूत 5 ही मिनट में लाल कैसे हो गए। ऊपर से वो खून की बूंदें वो कहां से आई, क्योंकि पंडित जी ने तो हमारी आंखों के सामने ही अपने बैग से इन्हें निकाला था और उन्होंने इसमें कोई तिकड़मबाजी भी नहीं की थी, क्योंकि बैग में रखे चावल और सूत अब भी वैसे ही दूध से सफेद दिख रहे थे। अभी ये सारी चीजें देख हम सब कुछ समझ पाते। पंडित जी तुरंत जीप में आकर बैठ गए और ड्राइवर साहब की ओर देखते हुए बोले, आई थिंक अब हमें निकलना चाहिए। ड्राइवर साहब, आप बिना देर किए जीप घुमा दीजिए। एक ही सांस में उन्होंने कह डाला। उनके इस अजीब से बिहेवियर को देखकर हम सब शॉक्ड थे, लेकिन यहां आने से पहले ही उन्होंने हमें स्पष्ट हिदायत दी थी कि इस जगह पहुंचने के बाद हम लोगों को न तो ज्यादा बातें करनी है और न ही उन्हें उनके काम के बीच में रोकना टोकना है। और सबसे जरूरी बात यह कि उस वक्त वे जो कुछ भी कहें, हमें बस चुपचाप उनकी बात मान लेनी है। इसलिए हम लोगों में से किसी ने भी उस वक्त उन्हें किसी भी बात को लेकर कोई सवाल नहीं किया। जब हम लोग उस एरिया की जद से बाहर निकल आए, तब कहीं जाकर हिम्मत करते हुए मैंने उनकी ओर देखते हुए बस इतना पूछा, क्या हुआ अंकल, सब ठीक तो है ना? मेरा इतना कहना भर था कि वे एक गहरी लंबी सांस छोड़ते हुए बोले, कुछ भी ठीक नहीं है वैभव, वो जगह हद से ज्यादा हॉन्टेड है और वहां एक दो नहीं कई सारी बुरी आत्माओं का वास है। साथ ही वो औरत जिसका जिक्र किया था तुमने, वो औरत एक डायन थी जिसने जीते जी 16 निर्दोष बच्चियों की बलि दे दी। सोचो, मौत के बाद उसकी रूह कितनी भयानक हो गई होगी। उस एरिया से आने वाली नेगेटिव वाइब्स से इतना तो तय हो गया है कि वो औरत अब भी अपनी मुक्ति नहीं चाहती है। वो सारे काम करना चाहती है जो वो जीते जी पूरा नहीं कर सकी। वो मरकर भी अमर होना चाहती हैं। हमारी ओर देखते हुए बड़े ही गंभीर स्वर में वे बोले, वो अपनी मौत का बदला लेना चाहती हैं हर उस इंसान से जो उसके एरिया से होकर गुजरता है। उनकी बातें सुनकर डर के मारे मेरी और मेरे दोस्त कमल की तो सिट्टी पिट्टी ही गुम हो गई। लेकिन एसपी साहब और इंस्पेक्टर जगदीश सब कुछ जानते हुए भी इतना खौफजदा नहीं थे। उन दोनों ने उस डर का सामना पहले ही कर लिया था, इसीलिए शायद अब वे उस डर को फेस करने के लिए तैयार थे। ऐसे में पंडित जी की तरफ देखते हुए एसपी साहब बोले, वो सब तो हम जानते हैं पंडित जी, इसीलिए तो इस समस्या से मुक्ति पाने के लिए हमने आपको बुलाया है।
क्या उस डायन की आत्मा को कंट्रोल करने का कोई तरीका नहीं है आपके पास? अगर वो मुक्त नहीं होना चाहती तो इसका ये मतलब तो नहीं कि यहाँ इस हाईवे से गुजरने वाला हर शख्स हमेशा हमेशा के लिए उसके डर का सामना करे। यहाँ रहने वाले लोग तो इस रोड की सच्चाई जानते हैं, पर बाहर से आने वाले लोग उसके खौफ से अनजान हैं और आए दिन यहाँ होने वाले रोड एक्सीडेंट्स में उसका शिकार हो रहे हैं। अपने साहस का परिचय देते हुए पंडित रमाशंकर जी की तरफ देखते हुए वे बोले, हमें इन सब चीजों को रोकना है किसी भी हालत में पंडित जी। उनकी पूरी बात सुन लेने के उपरांत उनकी तरफ देखते हुए पंडित रमाशंकर जी बोले, मैं आपकी बात समझ रहा हूं एसपी साहब, लेकिन इतने लोगों की जान लेने की वजह से उस डायन की आत्मा की ताकत इतनी बढ़ गई है कि किसी भी क्रिया के द्वारा उस पर नियंत्रण कर पाना नामुमकिन है। केवल एक उपाय किया जा सकता है। लेकिन ये कहते हुए पंडित जी अचानक चुप हो गए। पंडित रमाशंकर जी से सवाल करते हुए इंस्पेक्टर जगदीश बोले, लेकिन क्या पंडित जी? पंडित जी ने कहा, लेकिन ये उपाय शास्त्रों में वर्जित बताया गया है। जब तक कि कोई एक भी विकल्प शेष हो, इस उपाय को न करने का ही प्रावधान है शास्त्रों में। पंडित रमाशंकर की ओर देखते हुए मैं बोला, ऐसा कौन सा उपाय है पंडित जी, और इसे शास्त्रों में वर्जित क्यों बताया गया है? उन्होंने कहा, इसे कीलन क्रिया कहते हैं। जब कोई आत्मा मुक्ति के मार्ग पर अग्रसर न होना चाहे और प्रेत योनि में ही रहकर लोगों को परेशान करे, तब ऐसी प्रेतात्माओं को नियंत्रित करने के लिए इस क्रिया का प्रयोग किया जाता है, जिसमें मंत्र, तंत्र और यंत्र की शक्ति से आत्मा को बांधा जाता है, जिसकी सीमा को पार करके उस आत्मा का बाहर निकलना संभव नहीं होता। वो आत्मा सालों साल उस बंधन से मुक्त नहीं हो पाती है और उसी जगह बंधी भूख प्यास से तड़पती रहती है। इसलिए जहां तक संभव हो, कोई भी तांत्रिक या ज्योतिष कीलन की क्रिया करने से ज्यादा उस आत्मा को मुक्ति की राह पर जाने के लिए प्रेरित करते हैं। लेकिन हमारे केस में ऐसा नहीं है। सफेद सुत और चावल के दानों का रक्त रंजित हो जाना इस बात का स्पष्ट संकेत देता है कि वो आत्मा जो उस जगह पर वास कर रही है, वो कोई साधारण आत्मा नहीं, एक शैतानी आत्मा है जो खून की प्यासी है। इंसानी खून से स्नान करना उसकी आदत है। ऐसी आत्मा को नियंत्रित करने का बस एक ही उपाय है, कीलन विधि। उनकी बातें सुनकर मुझे तो गुज़बम्स आ गए थे। डर के मारे मेरी हालत पतली हो रही थी। फिर भी हम सब हर हाल में उस डायन की आत्मा से मुक्ति चाहते थे। इसलिए पंडित रमाशंकर जी के बताए अनुसार अमावस्या की रात को हम सब सारी साजों सामग्री के साथ फिर से उस जगह पर पहुंच गए। अब एक तो रात का गहराता अंधेरा, उस पर अमावस्या अपने आप में ही एक डरावना माहौल बना रहे थे। उस पर वो जगह अपने आप में इतनी हॉन्टेड थी कि जहां दिन में जाने पर भी लोगों के पसीने छूट जाते थे, वहां आधी रात को विजिट करना साक्षात मौत को दावत देने जैसा था। उस पर जंगल से आने वाली अजीबोगरीब एवं डरावनी आवाजें, ये सब कुछ अपने आप में ही इतना खौफनाक था कि जिसे शब्दों में बयां करना ही मुश्किल है। पंडित जी ने हमें सारी चीजें पहले ही समझा दी थी कि हमें कब, क्या और कैसे करना था। इसलिए हम सब पूरी तरह से चौकन्ने होकर विधि में उनकी हेल्प करने में लगे थे। उस डायन फुलेरी की आत्मा भी इस बात को भांप गई थी कि पंडित रमाशंकर जी वहां कोई पूजा करने वाले हैं। ऐसे में उसने पूजा शुरू होने से पहले ही अपना तांडव दिखाना शुरू कर दिया। अचानक वहां तेज तेज हवाएं चलने लगी। उन छोटी छोटी बच्चियों के रोने की आवाज सुनाई देने लगी। साथ में फुलेरी की आत्मा की खौफनाक हंसी चारों दिशाओं में ऐसे गूंजने लगी जैसे आसमान में बादल गरजते हैं। उस घुप अंधेरी रात में उस हॉन्टेड हाईवे पर आधी रात को हम सिर्फ 5 लोग ही थे। इस बार ड्राइवर भी हमारे साथ नहीं आया था। डर का माहौल इतना खतरनाक था कि हमारी जान हलक में आ गई थी। पर पंडित जी ने हमें इन सारी बातों की चेतावनी पहले से ही दे दी थी कि यहाँ क्या क्या हो सकता था। इसलिए हम सब इन सारी घटनाओं के लिए पहले से ही तैयार थे। पर खौफ के वो पल जब हमारी आंखों के सामने घटने लगे, तब हमारी हालत ही खराब हो गई। अब बस हमें इतना ध्यान रखना था कि किसी भी हालत में पंडित जी द्वारा बनाए गए सुरक्षा चक्र से बाहर नहीं निकलना था, क्योंकि
ऐसा करने पर हमारी जान भी जा सकती थी। उस डायन की आत्मा ने हमें डराने और उस सुरक्षा चक्र से बाहर निकालने के लिए ऐसे ऐसे प्रपंच रचाए जो हमें सोचने पर मजबूर कर रहे थे कि ऐसा भी हो सकता है। उसने हमारी आंखों के सामने हमारी मौत का दृश्य तक दिखला दिया था हमें। हम अपनी आंखों के सामने एक दूसरे को मरते मारते देख रहे थे। ऊपर से चारों तरफ मची हुई चीख पुकार हमें वहां से भाग जाने पर मजबूर कर रही थी, लेकिन हम चारों एक दूसरे का हाथ पकड़े अपनी आंखें मूंद कर उस जगह से पूरी तरह छिपकर बैठ गए थे। उस वक्त हमारे दिमाग में थी तो बस पंडित जी की कही वो बात कि अगर हम लोगों में से किसी ने भी उस सुरक्षा चक्र के बाहर एक कदम भी निकाला तो मंत्र भंग हो जाएगा और हम सब उस डायन की आत्मा के हाथों भयानक मौत मारे जाएंगे। इसीलिए हम सब ने यह ठान लिया था कि चाहे जो कुछ भी हो जाए पर हम उस सुरक्षा चक्र के बाहर नहीं जाएंगे। डर के कारण जहां एक तरफ हमारी हालत खराब हो रही थी, वहीं दूसरी तरफ पंडित रमाशंकर जी इन सब चीजों को इग्नोर करते हुए बिना डरे बिना घबराए निरंतर मंत्र जाप और हवन कर रहे थे। उनकी ये विधि लगभग 40 मिनट तक चली। उसके बाद उन्होंने एक भूसे से बनी गुड़िया उठाई और कुछ मंत्र पढ़ते हुए उसके माथे के बीचों बीच एक कील ठोक दी। उनका इतना करना भर था कि जहां अब तक हमें फुलेरी की आत्मा की खौफनाक हंसी सुनाई दे रही थी, अब अचानक उसकी वो हंसी एक दर्दनाक चीख में बदल गई और एकाएक सब कुछ बिल्कुल शांत हो गया। आश्चर्य तो हमें तब हुआ जब भूसे से बनी उस गुड़िया के माथे पर जहां पंडित जी ने कील ठोकी थी वहां से खून की धार बहने लगी, जिससे पंडित जी का पूरा हाथ खून से सन गया था। खैर, जो भी हो, पंडित रमाशंकर जी की विधि अच्छी तरह से संपन्न हो गई थी और उन्होंने उस भूसे से बनी गुड़िया में उस डायन की आत्मा को बेध दिया था। सब कुछ खत्म हो जाने के बाद वे उस गुड़िया को एसपी साहब के हवाले करते हुए बोले, ये लीजिए एसपी साहब, द हाईवे ऑफ डेथ की असली गुनहगार, इसे ले जाकर ऐसी जगह दफन कर दीजिए जहां से इसे कोई आजाद न कर सके, क्योंकि अगर किसी ने इस गुड़िया के माथे पर लगी इस कील को निकालकर इसे आजाद कर दिया था तो ये डायन हम में से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेंगी। उनकी ये बात सुनकर मैं तो अंदर तक हिल गया था, पर आज उस बात को तकरीबन 7 साल बीत चुके हैं। हम सब अभी तक सही सलामत हैं और द हाईवे ऑफ डेथ का खौफ अब पूरी तरह से खत्म हो चुका है। उस रात के बाद आज तक उस एरिया में एक भी एक्सीडेंट ऐसा नहीं हुआ जिसमें किसी की जान गई हो। तो साथियों, ये थी पत्रकार वैभव कुमार के द्वारा हमको बताई उसकी आप बीती। आगे से अगर आप भी कभी किसी सुनसान हाईवे से गुजर रहे हो तो उसके बारे में सच्चाई जरूर पता कर लेना। मुझे पूरा यकीन है कि ये स्टोरी सुनकर आपको काफी कुछ जानने और सीखने को मिला होगा और स्टोरी में काफी आनंद आया होगा। हालांकि काफी कम लोग ऐसे होते हैं जो कहानी को पूरी आखिर तक सुनते हैं, लेकिन अगर आप उन चुनिंदा लोगों में शामिल हैं जो कहानी को आखिर तक सुने हैं तो अभी लिखिए कि हम हैं मिस्टर एक्स की लॉयल फैमिली जो आखिर तक सुनते हैं पूरी स्टोरी। इससे मैं समझ जाऊंगा कि आपने कहानी को लास्ट तक सुना है और आपका नाम अगली स्टोरी में जरूर लिया जाएगा। तो चलिए अब हम अपने लॉयल फैमिली मेंबर्स के नाम लेते हैं। अख्तर हुसैन खान बिहार, सुनीता अवस्थी लखनऊ, राम कुमार शर्मा मीनू रांची, शमीम अख्तर रावलपिंडी, अरुण यूपी, नासिर खान जयपुर, डीके मेहता रायपुर, सोमनाथ कोरडे महाराष्ट्र, राजू बिहार, रूहानी खान रायपुर, कमल वल्ला गुजरात, रच्चा फर्रुखाबाद, संगीता रॉय चौधरी कोलकाता। चलिए फिर बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगली स्टोरी पर।